नागपुरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर शधीर किरण एकेडमी के मंच से आपको संबोधित कर रहा हूं। नए सिरे से नागपुरी को हम लोग देखना चाहेंगे। नागपुरी जैसी भाषाएं आज नौकरी देने के लिए जानी जाती है। आप भी उसी परिप्रेक्ष्य में अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं और मुझे लगता है कि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। परीक्षा कब होगी यह विद्यार्थी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि परीक्षा आपके लिए रोज है। एग्जाम के व्यू से जब परीक्षा होती है, मतलब कंपटीशन के व्यू से, तब आपको लगता है कि उसके लिए जेएसएससी डेट निर्धारित करेगी। लेकिन हम और आप परीक्षा की जब तैयारी करते हैं तब रोज हमारी परीक्षा है कि हम आज क्या सीखें। हम जो सीखेंगे वही आपका एसेट होगा। इसलिए मैं मानता हूं कि परीक्षा समय के साथ सतत प्रक्रिया है जो चलते रहने चाहिए। हम और आप परीक्षा को लेकर ही जाने जाते हैं। इसलिए आप यह मत समझिए कि नागपुरी में कहा जाता है कि परीक्षा होगा तो हुमच के पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ये हुमचने की ज़रूरत नहीं है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, अंग्रेजी में कहावत है। तो नागपुरी जैसी भाषाएं भी उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। बंधो, कोई भी परीक्षा, कोई भी तैयारी एक दिन की नहीं होती। जो आप पहले से पढ़े होते हैं वही परीक्षा में काम आता है। परीक्षा के आसपास जो तैयारी होती है वह थोड़ा टारगेटेड कोर्स रहता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। लेकिन अभी लिबरल ढंग से उस परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखकर हम लोग थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं। नतीजा है कि आपकी परीक्षा की तैयारी शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक, चुनौतीपूर्वक होते चलती है और आप और हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो नतीजा यह है कि नागपुरी हमें आज क्या करना है, आज हमें किस रूप में देखना है, वो हमें आना चाहिए। आज हम बनक्योरा भाग 1 के किताब से संबंधित कुछ टॉपिक्स निकाल के लाए हैं आपके लिए, जिससे आप सीजीएल में, जो यह सीजीएल का जो परीक्षा होती है आपका, इसमें आप गद्य खंड, गद्य भाग जो है इसके साथ जुड़ेंगे गद्य खंड में। तो यह परीक्षा हर परीक्षार्थी को इससे गुजरना है। कोई बनक्योरा पढ़ेगा, कोई बनफूल पढ़ेगा, कोई मंजर पढ़ेगा। अलग अलग परीक्षा के लिए अलग अलग है। लेकिन आप सभी यह देखते हैं कि हमेशा कोई ना कोई परीक्षा लगी हुई है और आज नौकरी पाना ही उद्देश्य है। तो एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तैयारी करना, दूसरे को छोड़कर तीसरी की नौकरी की तैयारी करना, या सभी नौकरी की तैयारी करना हर स्टूडेंट्स को देखना चाहिए। क्योंकि परीक्षाएं एक नहीं 3-4 हैं और 3-4 परीक्षाओं में सिर्फ गद्य भाग या पद्य भाग में जो किताब निर्धारित किए गए हैं उसी पर अंतर आता है। तो यह 2 किताब 3 किताब को भी देख लें आप तो आपको सारा एडवांटेज मिलेगा। और अगर किन्हीं को दिक्कत भी है तो एक किताब आपके लिए है, दिया गया आधुनिक नागपुरी भाषा और साहित्य। इस किताब में कई किताब जो आपको पढ़ना है वो दिए गए हैं, तो उसके आधार पर। तो आज हमारी बात बनक्योरा से आएगी और बनक्योरा में जो क्वेश्चन निकलेंगे उसके आधार पर हम यहाँ पर सवाल क्या देखेंगे। सवाल देखने के लिए गद्य साहित्य है, पद्य साहित्य पे पहले बात हो चुकी है। इसलिए आप सभी कम से कम किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो अवश्य जुड़ें, जितनी जल्दी हो उतनी जुड़ें। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज चल रहे हैं और आगे चलकर इस वीक के बाद ज़बरदस्त क्लास चलेंगे, क्योंकि परीक्षा की जो तैयारी होती है एक दिन की नहीं होती है। तो मेरा मानना है कि सारे क्लास ढंग से चलेंगे जिससे आपको जुड़ने में लाभ होगा। तो आज हम लोग बात करें इसमें कि हम किस रूप में जुड़ते हैं। उस रूप में देखें कि हम बनक्योरा के आधार पर जुड़ रहे हैं, तो उस आधार पर सवाल क्या बनते हैं। यहाँ पर जब गद्य भाग होता है
जब यह गद्य भाग देखना होता है तो यह देखिए कि गद्य में क्या है, इसकी विधाएं क्या क्या हैं, इसी विधा पर सवाल आएंगे। इसलिए आपको कोई भी परीक्षा पास करना है, मान लीजिए आप 12th लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कोई अन्य एग्जाम दे रहे हैं, तो पढ़ना तो ही होगा गद्य भाग। गद्य भाग में आपको निबंध जानना है, आपको नागपुरी कहानी के बारे जानना है, जिसको अंग्रेजी में आप कहानी, हिंदी में कहानी और अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। निबंध, कहानी, नाटक, यहाँ पर अनुवाद, इतनी रचनाएं हैं आपके लिए। इसी निबंध को आप लेख भी मानिए तो यहाँ पर ए नाटक और एकांकी, तो यह लेख हमारे बीच में जो है उसको देखिए कि एक निबंध, एक कहानी, एक नाटक, एक अनुवाद। अब इन रचनात्मक विधा को ही हम गद्य साहित्य कहेंगे। मतलब गद्य साहित्य से 2-3 सवाल आपके लिए निश्चित रूप से होगा कि यह सवाल क्या होगा। तो यहाँ पर गद्य किसे कहते हैं, पहला सवाल। तो गद्य क्या है? रचना शैली का एक प्रकार है। रचना शैली कर एक प्रकार। पहला क्वेश्चन यहीं पर होना चाहिए, पहला सवाल कि आप यहाँ पर लिख लीजिए रचना शैली कर एक प्रकार। अब ये रचना शैली क्या है कि रचना शैली में पहले था पद्य, उसके बाद गद्य, उसके बाद एक चंपू। तो ये 3 तरह के हैं काव्य हमारे, जिसमें रचना शैली में एक गद्य भी देखेंगे हम लोग। तो ये जो गद्य देखेंगे उस गद्य साहित्य में क्या क्या देखना है वह पता होना चाहिए कि गद्य में हम लोग क्या देखेंगे। तो गद्य में देखेंगे निबंध या लेख, कहानी, नाटक, एकांकी, अनुवाद। तो आपके सिलेबस में सबसे पहले यह कहानी दिया गया है, तो कहानी के माध्यम से हम लोग को देखने की जरूरत पड़ेगी कि कहानी में हम लोग क्या देखेंगे। तो यहाँ पर देखने के लिए रचना शैली का एक प्रकार। गद्य क्या होता है? सरल, सहज, स्पष्ट। हिंदी में कहें तो सरल, सहज और स्पष्ट होता है। तो नागपुरी में सरल, सहज, स्पष्ट मतलब विषय के रहस्य को समझाने वाला, विषय कर रहस्य के समझायक वाला, रहस्य के समझायक वाला रचना। तो एक सवाल आपका इसी से बनना चाहिए कि गद्य को कैसे, तो विषय कर रहस्य के समझायक वाला रचना। हम लोग जो भी साहित्य पढ़ते हैं या विषय पढ़ते हैं, जैसे भूगोल, इतिहास या कोई और का मतलब है विज्ञान पढ़ रहे हो आप, तर्कशास्त्र पढ़ रहे हो, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो या राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, सब गद्य में है। पद में आपको कोई भी आर्टिकल नहीं मिलता, कोई भी किताब नहीं मिलती। पद में फिर सिर्फ लिटरेचर का किताब मिलता है। मतलब किसी भी विषय के रहस्य को समझने के लिए या उसकी उपादेयता को समझने के लिए गद्य की जरूरत पड़ती है। और गद्य शैली का एक प्रकार है, रचना का एक प्रकार है, सरल है, सहज है और स्पष्ट है। तो इस आधार पर हमें गद्य को देखना क्या है, तो हम उसको देखते हैं, तो इस आधार पर पाते हैं। तो ऐसे स्थिति पे अगर आप चाहेंगे तब हमारे बीच में यह सारी बातें आएंगी। अब हमें कहानी पे जाना है, क्योंकि सिलेबस के आधार पर आपको पहले बनकेवरा में कहानी पढ़ना है। तो यह कहानी जो भी पढ़ना है, जिस रूप में भी पढ़ना है, उसको देखना है कि सवाल कैसे बनेंगे, किस रूप में बनेंगे। उस आधार पर हम लोग को जाने की जरूरत है कि हम लोग उस आधार पर देखें। तो यहाँ पर जब हम कहानी देखते हैं, जब हम कहानी देखते हैं तो यह क्या है? हिंदी में कहानी। इसलिए कभी मैं हिंदी इस्तेमाल कर रहा हूं तो आप ये समझिए कि पहले कहानी होना चाहिए, कहानी। इसी को अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी, बांग्ला में गल्प और संस्कृत में आख्यान। यहाँ पर एक सवाल आपका सीधा हो जाता है, ये कहानी, शॉर्ट स्टोरी, गल्प, आख्यान। कोई इसको लघु कथा भी कहते, लेकिन लघु कथा एक अलग विधा है। यहाँ पर सबसे बड़ी विधा है हमारे लिए कहानी।
तो यहाँ पर कहानी क्या है, यह कैसे होना चाहिए, सरल, मधुर, रोचक और संक्षिप्त होना चाहिए। तो कहा जा सकता है कि नागपुरी में कि कोनो कहने के सहज होक चाहिए, मधुर होक चाहिए, रोचक होक चाहिए, संक्षिप्त होक चाहिए। रोचक का मतलब उत्सुकता, उत्सुकता, उत्सुकता से भरल होक चाहिए, से भरल। आगे का होई, आगे का होई, ई बात कर, ई बात कर, अंदेशा, अंदेशा हमेशा लागल रह चाहिए, हमेशा, हमेशा लागल रहे, तब जाके कहानी अच्छी हो सकती है। जब हम कहानी के लिए आगे सोचेंगे ही नहीं कि क्या होगा, तब पढ़ेंगे कैसे। तो कहानी एक बैठन में पढ़े वाला रचना, एक बैठन में पढ़े वाला रचना, वाला रचना। फुलवारी कर एक फूल कर खुशबू, फुलवारी कर एक फूल कर खुशबू, तीसरा है रहस्य रोमांच से भरल, रहस्य रोमांच से भरल रचना। तो ये एक कहानी की विशेषता है जिसको जानना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि कहानी में रहस्य नहीं है, रोमांच नहीं है, उत्सुकता नहीं है, तो फिर हम पढ़ेंगे कैसे। तो कहानी को पढ़ने के लिए इन सबों की जरूरत होती है जिसको हमें जानना चाहिए। अब यहाँ पर जरूरत होती है कि हमें बनकेवरा में क्या देखना है। बनकेवरा में हम सीजीएल के लिए पढ़ेंगे, जो कहानी का भाग है उसमें कौन कौन सी कहानी है यह देखने की जरूरत पड़ेगी। और एक कहानी अगर हम देख पाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि यहाँ से पूरा का पूरा बनकेवरा से लगभग आपका 4 से 6 क्वेश्चन बनना चाहिए गद्य भाग से। तो ये 4 से 6 क्वेश्चन जो बनेंगे उसको ध्यान में रखकर हम लोग को लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे यह देखने की जरूरत है। तो उसको लिखने के तरीके ऐसे होंगे। लिख लिया इसको। तो ये लिखने के तरीके जो हमारे बीच में होंगे उसको यह देखने की जरूरत है कि हम कैसे उसको करें, किस आधार पर हम उसको देखें, तब हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात हो जाएगी। तब यहाँ पर स्थिति यह बनती है कि हमें भाषा और साहित्य के नज़रिया से बनकेवरा भाग 1 को पढ़ना है, जिसमें से 4 से 6 सवाल आएंगे। तो यह जो सवाल आएंगे उसको देखने के लिए आपके पास में अब तरीका क्या होगा, अब आपको पढ़ने का तरीका मैं बतलाऊंगा जो सीधा सीधा सवाल से आएगा, जो आपके परीक्षा से संबंधित है। उस सवाल को देखने की जरूरत है कि क्या है हमारे बीच में। इसको अच्छा अभी देखने करने के बाद देखूंगा, क्योंकि अब जरूरत है आपको आगे ऐड करने की। ऐड कौन कौन सा चीज होगा कैसे देखेंगे हम लोग। अब यहां पर देखिए आप कि अब हमें कहानी कौन कौन सा, नागपुरी में कहानी कौन कौन सा पढ़ना है। कहने नागपुरी में कहानी कौन कौन सा पढ़े का है। पहला त्रिफला, दूसरा जाम डायर, तीसरा नीम तीता, चौथा जखम। मान लीजिए क्रमबद्ध आगे पीछे होता तो कोई बात नहीं है। जखम के बाद बंगला कर सुख, बंगला कर सुख। नेक्स्ट सुंदर,
नेक्स्ट बिसाही, और नेक्स्ट दीदी का नाम चिट्ठी, दीदी का नाम चिट्ठी। मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7 और 8। आपको यही 8 कहानी पढ़ना है ना। तो इस 8 कहानी के आधार पर अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो अब हमारे पास में तरीका है कि हम इसको कैसे देखें, सवाल कैसे निकलेंगे, कौन कौन से बिंदु पे सवाल निकलेंगे उसको देखने की जरूरत है। तो 8 कहानियों के आधार पर मैंने कहा कि 4 से 6 क्वेश्चन बनने चाहिए। सारे के सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना तो सबको है, क्योंकि अगर हम सभी को नहीं पढ़ेंगे तो कहीं कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया तो फिर हमारे पास विकल्प क्या होगा। इसलिए पढ़ाई में शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं होता, अधिक से अधिक पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो अधिक से अधिक पढ़ने के लिए हमारे पास में ये तरीका होगा। इधर मैं खोल देता हूँ, बहुत आवाज हो रहा था इसलिए। तो यहाँ स्थिति यह बनती है कि इस सारे के सारे कहानी में से ही नहीं बल्कि गद्य के अन्य जो निबंध हैं, नाटक हैं, उससे भी आपका सवाल होगा ना। तो कुल मिला के 8 सवाल, अगर 6 सवाल अगर हमारे बीच में है तो ये समझ लीजिए कि हो सकता है किसी एक ही रचना से सारे सवाल हमारे बीच में आ जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस रूप में देखना है। तो अब यहाँ पर आप त्रिफला देखिए, त्रिफला। अब इसमें क्या देखना है कि कहानी का मूल बिंदु क्या है। किसी भी कहानी को पढ़ने के लिए आपको देखना चाहिए कथानक, या इसको कथावस्तु कहा जाता, कथावस्तु। दूसरा है पात्र, चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण। तीसरा है संवाद। चौथा है देश काल और परिवेश। देश काल और परिवेश। नेक्स्ट है भाषा शैली। और छठा है उद्देश्य। तो 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ। तो यह 6 तत्व कहा जाता। ये 6 तत्व हैं आपके। इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट में आपको एक सवाल पूछा जा सकता है नागपुरी में कि कोनो कहने में कै ठो तत्व है ना। आपका परीक्षा का एक सवाल है, कोनो कहने में। आप लिख लीजिए वहाँ पर। पहला सवाल लिखे, नागपुरी चाहे कोनो भाषा कर कहने में नागपुरी चाहे कोनो भाषा कर कहने में 6 ठो तत्व है ना। 6 ठो तत्व है ना। हो गया। नागपुरी चाहे कोनो भाषा कर कहने में 6 ठो तत्व है ना। दूसरा पॉइंट लिखे, कोनो कहानी कर सफलता 3 बात पर, कोनो कहानी कर सफलता 3 बात पर निर्भर करेला। तीन बात पर निर्भर करेला। नंबर 1 उत्सुकता, कॉमा, रोचकता और कसाव। और कसाव ब्रैकेट में लिख सकते हैं संक्षिप्तता। कसाव का मतलब संक्षिप्तता। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, कहानी में फालतू बात कर अभाव होएला।
कहानी में फालतू बात कर अभाव होएला से चलते ई के, कहने में फालतू बात कर अभाव होएला से चलते ही के, कहानी में फालतू बात कर अभाव होएला से चलते ही के, बेकार कर विस्तार देख जरूरी नखे, से चलते ही के बेकार कर विस्तार देख जरूरी नखे, बेकार कर विस्तार देख जरूरी नखे। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, कहानी उके कहल जाएला, कहानी उके कहल जाएला जेके एक बैठन में, कहानी उके कहल जाएला जेके एक बैठन में पढ़ल जाए, एक बैठन में पढ़ल जाए, मतलब एक बैठन में पढ़ल जाए मतलब जेके एक बैठन में पढ़ल जाए मतलब 15 से 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में रचनात्मक विशेषता राखे के वाला, रचनात्मक विशेषता राखे के वाला रचना कहनी है के, कहनी है के जेकर में, जेकर में विशेष रूप से, जेकर में विशेष रूप से कोनो विषय के नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करल जाएला, जेकर में कोनो विषय के विशेष रूप से नाटकीय रूप में प्रस्तुत करल जाएला, मिस्टर विकास कुमार एग्जाम कब होगा अभी उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम होगा, कब होगा उस सरकार भी नहीं जानती। तो यहां पर आपको ये 6 बातें हैं। एक परिभाषा और लिखिए कहानी के लिए, कहानी के फुलवारी कर, कहानी के फुलवारी कर एक फूल समान मानल जाए, कहानी के फुलवारी कर एक फूल समान मानल जाए, जेकर से, जेकर से वो फूल कर असलियत पता चलेला, जेकर से फूल कर असलियत पता चलेला। नेक्स्ट पॉइंट, एक अंतिम पॉइंट, कहानी के कहे कला मानल जाए, कहानी के कहे कला मानल जाए जेकर में, जेकर में कोनो उद्देश्य कर चर्चा, जेकर में कोनो उद्देश्य कर चर्चा चाहे जानकारी देवल जाएला, चाहे जानकारी देवल जाएला प्रोग्राम। आज कर समय में तो, आज कर समय में तो कहानी के, आज कर समय में तो कहानी के पाठक कर विवेक से जोड़ल जाएला, आज कर समय में तो कहानी के पाठक कर विवेक से जोड़ल जाएला, जेकर से कहने, जेकर से कहने कोनो विशेष बात कर अपील करेला, कोनो विशेष बात कर अपील करेला। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्यतः वह कहने के, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ाइए, सामान्यतः वह कहने के सुपट कहानी कहल जाएला, सामान्यतः वह कहने के सुपट कहानी कहल जाएला, जेकर में
जेकर में समाज कर वास्तविक जीवन कर, जेकर में समाज कर वास्तविक जीवन कर, जेकर में समाज कर वास्तविक जीवन कर काल्पनिक चित्र प्रस्तुत होएला। समाज कर वास्तविक जीवन कर काल्पनिक चित्र प्रस्तुत होएला। तो इतनी बातें कहानी के लिए है। मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कोई भी 6 आपको 8 कहानी पढ़ना है तो 8 कहानी में यह बातें कहीं ना कहीं आएगी। इसको थ्योरेटिकल पार्ट कहा जाता है। मतलब कहानी में शिक्षा देना और समाज का जीवंत चित्रण करना यह जरूरी हो जाता है। तो आज की कहानी में शिक्षा देने की बात नहीं होती, आज की कहानी में अपील होता है, झकझोरने की ताकत होती है, विवेक जगाने की ताकत होती है। अब आपको पढ़ना है त्रिफला। अब आपका क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ से निकलेगा सिलेबस के आधार पर। इतना दूर तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वह कहानी का पृष्ठभूमि था। अब सीधा त्रिफला से सवाल क्या निकलेगा। अब इसका पहला तो देखिए कि त्रिफला को लिखने वाले कौन है, तो यहाँ पर प्रफुल्ल कुमार राय, प्रफुल्ल कुमार राय। इनको क्या कहेंगे हम लोग, कहानीकार चाहे कथाकार, दोनों में से एक नाम। इसको रचनाकार या साहित्यकार नहीं कहा जाता। सीधा एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि त्रिफला कहानीकार के है कहें, त्रिफला कहानीकार कथाकार के है कहें, तो यहाँ पर नाम होगा प्रफुल्ल कुमार राय। अब यहाँ पर प्रफुल्ल कुमार राय आधुनिक कहानीकार है कहें, आधुनिक कहानीकार, आधुनिक कहानीकार। अब दूसरा क्या होगा, नागपुरीकर, नागपुरीकर सबसे बड़ कहानीकार, सबसे बड़ कहानीकार, नागपुरीकर सबसे बड़ कहानीकार। अब यहां पर इस रूप में देखने का है कि नागपुरीकर सबसे बड़ कहानीकार। तीसरा विशेषता क्या होगा, नागपुरी कहानीकार शुरुआत करे वाला, नागपुरी कहानी शुरुआत करे वाला। दूसरा शब्द में क्या कह सकते हैं हम लोग, जन्मदाता। दूसरे शब्द में जन्मदाता कह सकते हैं। और छोटा छोटा लिखा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। तो स्थिति यह है कि अब यहां से सीधा सीधा एक सवाल तो आपके हो गए बिना मेहनत किए। अंदर में क्या है वो तो बात की बात आएगी ना। कहानी पढ़ा है क्या उत्तम, त्रिफला आप लोग पढ़े हैं? आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए, तब पता चलेगा कि कहानी क्या है। अब यहाँ पर सीधा सीधा त्रिफलाकर का माने होएला, त्रिफलाकर का माने होएला, या त्रिफला के कौन रूप में हमरे जानीला। 3 फल, नागपुरी में फल के जगह में फर हो जाएगा, 3 फर कर चूरन, मतलब 3 त्रिफला। कौन कौन फल है, आंवला, आंवला, हर्रा और बहेरा, यही 3 फल होते हैं ना। त्रिफला क्यों खाया जाता है, पेट में गैस हो गया हो या स्टूल क्लियर नहीं हो रहा हो उसके लिए। तो यह आयुर्वेदिक दवाई के रूप में इस्तेमाल होता है। लेकिन प्रफुल्ल कुमार राय ने तो ऐसी कहानी लिख दी कि पूरा का पूरा त्रिफला ही सामने आ गया। नागपुरी की अच्छी कहानियों में से एक है, अच्छी कहानी ही नहीं बल्कि एकदम सुपर कहानियों में से एक है। उस आधार पर थोड़ी देर में इसको ऑन कर दूंगा। तो नागपुरी की अच्छी कहानियों में से एक है त्रिफला। और प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में आपने देखा कि आधुनिक कहानीकार, नागपुरी का सबसे बड़ कहानीकार, नागपुरी कहानीकार
कहानी शुरुआत करे वाला। तो ये 3 बातें जो हैं यही इनको अच्छा बनाया। इनकी और भी कहानियां हैं जो आपको दूसरे जगह मैंने बताया था गद्य विकास में। तो उस गद्य विकास से अगर आप उसको देख लेते हैं तो यह सामने आएगा कि हाँ इसमें किस रूप में है। अब यहाँ पर इस कहानी में त्रिफला में क्या है, त्रिफला, इसमें पात्र कौन कौन है? मुख्य पात्र खुदीराम घोषाल, मिस टांडेवाल, उसके बाद श्रीवास्तव और अन्य। तो कहानी यही 3 के अंदर घूमती है। अब यहां पर खुदीराम क्या है, यह क्या करते हैं, यहां बड़ा बाबू हैं, ये बड़ा बाबू हैं। टांडेवाल क्या है, यह टाइपिस्ट है, यह उसी ऑफिस में है। अन्य पात्र अलग अलग देखेंगे हम लोग। तो यहां पर 3 लोगों को जानना चाहिए और कहानी बन रही है कहां, इसके साथ। यहां अन्य में सिमी है, एक अन्य पात्र है जो टांडेवाल के साथ है, एक पुरुष पात्र है और अन्य है। तो यहां पर सिमी की चर्चा भी है। अब आप यहां पर देखिए खुदीराम घोषाल क्या है, यह अधेड़ है, शादी हो गई थी, बच्चे हो गए, बुढ़ापा पहुंचने के पहले थोड़ा थोड़ा देखिए कि जब ये अधेड़ हैं तो इनका बाल उड़ा हुआ है, और जो बाल उड़ा हुआ है तो ये जीवन के अंतिम पहर तो नहीं कहा जा सकता, अधेड़ अवस्था मतलब 55 साल के आसपास के हैं। तब उनको अपनी बेटी सिमी की चिंता होती है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखेंगे कि खुदीराम को एक दिन क्या करती है मिस टांडेवाल, यह जो मिस टांडेवाल जो है, यह जो नौकरी करती है, इसी नौकरी का रहस्य है। कहानी कब की है, 1965-70 के आसपास की बात की है। 1965-70 में कोई लड़की, कोई स्त्री ऑफिस में जल्दी काम नहीं करते थे, काम करने का चलन नहीं था। लोग ऑफिस में काम नहीं करते थे क्योंकि पुरुष प्रधान ऑफिस होता था, नारी सशक्तिकरण की बात नहीं थी। तो ये जो 1965-70 में जब यह कहानी लिखी गई, तब मिस टांडेवाल, यह नाम से क्या लगता है आपको, इन्होंने क्यों नहीं लिखा मिस पूनम, क्यों नहीं लिखा मिस नूतन? टांडेवाल का नाम सुना है, कौन सा कैरेक्टर होगा, कौन सा क्षेत्र के होंगे? या तो बंगाली होंगे या मद्रासी होंगे, यही दोनों पात्र में से कोई एक होगी। क्योंकि काम करने की परंपरा बंगाल से, महिलाओं की काम करने की परंपरा बंगाल से चाहे मद्रास से सामने आया। तो यहाँ पर यह देखिए कि यह लड़की मिस टांडेवाल ऑफिस में काम करती है और ऑफिस में दूसरी स्त्रियां नहीं हैं। तो काम करते करते लोगों में जो आपस में की बातचीत होती है तो उसको लेकर कई तरह के ताने बाने बुने जाते हैं। अब यह जो दोनों के बीच की ताने बाने हैं, तो यह इसका बॉस है लेकिन यह ध्यान नहीं देता, श्रीवास्तव सहकर्मी है, यह उसी के बराबर में है। तो आपस में बात होते रहती है। एक दिन मिस टांडेवाल अपने एक साथी के साथ होटल चली जाती है खाने के लिए, चाय नाश्ता के लिए। उस समय लंच वाला प्रोग्राम नहीं था, तो चाय नाश्ता के लिए चली जाती है तो वह बदनाम हो जाती है। अब श्रीवास्तव उस बात को बढ़ा चढ़ा के बोलता है। खुदीराम बाबू उसको जब भी मिलते हैं तो अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। अब यहीं पर यह मिस टांडेवाल क्या करती है, उनको चाय पे बुलाती है। यह जो मिस टांडेवाल जो है, यह मिस टांडेवाल, कहानी इस तरह से बनती है, इसको चाय पीने के बहाने, चाय पिए के लिए बुलाएला, चाय पिए के लिए सांझ खन बुलाएला। कहानी का मूल मंत्र यहीं पर शुरू हो जाता है कि कोई भी ऑफिस में काम करने वाली लड़की अपने सहकर्मी को चाय पीने के लिए शाम को क्यों बुलाएगी। तो यह जो चाय पीने के लिए
कौन जाते हैं? तो यहाँ पर घोषाल बाबू जाते हैं। कैसे जाते हैं? शाम ढल गई है, सांझ के समय में यह जाते हैं। थोड़ा थोड़ा अंधेरा छटने लगा है, वो इधर उधर देखते हैं, कोई तो देख नहीं रहा है। एक क्या है? कॉलोनी है, कॉलोनी। मान के चलिए कि उस समय हटिया कारखाना बस रहा था। तो हटिया कारखाना का दृश्य है कि शाम को वह कॉलोनी में जाते हैं और उनको लगता है कि कोई देखे नहीं, इसलिए बड़ा तैयार होकर जाते हैं और बड़ा मूड बना के जाते हैं कि वह चाय के लिए बुलाई है, जाते हैं। जब वह चाय पीने के लिए जाते हैं तो यह जो चाय पीने के लिए है, तो वह जब वहाँ पहुँचते हैं तो वह स्वागत करती है और बैठाती है, बाहर के सोफा पे बैठाती है और कहती है कि आप बैठी बैठी, मैं तो मजाक में बुलाई थी कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आप आ गए, बहुत अच्छा है, चाय पिलाती हूँ। तो जब वो चाय पिलाने के लिए जाती है, पिलाने के लिए जब चाय बनाने जाती है, चाय बनाक जाएला या जाती बनाक जाएला, तब ही यहाँ बात का रहस्य खुलेला। एक आदमी अंदर से कहता है, कौन आया है? वही श्रीवास्तव लखे, कोनो आदमी तो नहीं, जे खसवाल बूढ़ा। श्रीवास्तव को वह खसवाल बूढ़ा कहती है कि वह लड़का कहता है खसवाल बूढ़ा, श्रीवास्तव जैसन तो नहीं। यहीं पर कहानी का मर्म शुरू होता है कि कहानी वहाँ पर यह खसवाल बूढ़ा कौन है? खसवाल बूढ़ा। तो जब यह घोषाल सुनता है कि अंदर में कोई और है, तब चाय पीने का उसका मन अब नहीं करता। वह डरने लगता है कि हम कहीं बदनाम तो ना हो जाएं, कोई कुछ तो ना बोल दे, और वह जल्दी भागना चाहता है, लेकिन वह चाय पीने के लिए उसको रोकती है। तो यह मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस मनोवैज्ञानिक कहानी में किसका? इस घोषाल बाबू का कैरेक्टर और इस टांडेवाल का कैरेक्टर, मिस टांडेवाल का कैरेक्टर के साथ साथ इस खसवाल बूढ़ा का कैरेक्टर जो श्रीवास्तव की तरह है, इस आधार पर वह अपने कहानी को ताना बाना समझती है और उस आधार पर जाती है। तो मतलब क्या है कि हम चाय के लिए बुला दिया गया तो हम जा तो रहे हैं, लेकिन हम चाय पीने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं पता नहीं। क्यों? टांडेवाल घर में अकेले रहते थे, तो अकेले रहने से हम उसका क्या लाभ उठाएंगे, शारीरिक शोषण क्या करेंगे, यौन शोषण क्या करेंगे, इस बात को सोचते सोचते वह जाता है और परिस्थिति तो ठीक उल्टा है। चाय पीने के समय वहाँ पता चलता है कि कोई आदमी है और वह आदमी उसको लक्ष्य करके कमेंट करता है, कहता है कि खसवाल बोड़ा तो ऑफिस कर आए है। तो उसके विषय पर जो बात होती है तो वह दंग रह जाता है कि हम कहाँ आके फंस गए। तब यही घोषाल क्या करता है, अपनी बेटी सिमी के बारे सोचता है कि यह भी कलकत्ता में अकेले रहती है और जिसकी शादी नहीं हो पा रही है। तब उसको अपना ज्ञान आता है कि टांडेवाल शादी की या ना की उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरी बेटी भी सिमी वहाँ पर अकेले है, तो उस अकेले होने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो समाज को जो फ़र्क पड़ता है उसी के विचारधारा में यह कहानी है। तो कहानी हमारे बीच में क्या होती है कि यह देखिए कि पात्रों के बीच में समन्वय स्थापित करना। संवाद क्या होता है? कहानी को जीवंत बनाना और उसके बीच में जो बातचीत है उस बातचीत के माध्यम से एक नई बात को सामने रखना जिसके लिए कहानी बनी है। तो कहानी चाय पीने के लिए नहीं बनी है, कहानी बनी है इस त्रिफला को समझने के लिए। कहानी बनी है इस त्रिफला को समझने के लिए। यह त्रिफला की जरूरत क्यों? आप घोषाल बाबू का कैरेक्टर को देखिए कि घोषाल बाबू क्या करते हैं, घर जाते हैं और इस त्रिफला का चूर्ण को चूका में डालते हैं। चूका समझते हैं? मिट्टी का इतना सा लोटा की तरह का बर्तन छोटा सा, उसमें पानी दिया हुआ है, उसमें डालेंगे और रात फूलेगा, उसके बाद उसको पिएंगे। क्यों? मन में जो विकृति है उस विकृति को खत्म करने के लिए, उसके अंदर की जो विकृति है उसको खत्म करने के लिए। यहाँ पर किससे क्या ताल्लुक करना है वो बात नहीं है, बल्कि हमारे समाज में जो मनोविज्ञान है कि कामकाजी महिलाओं के साथ एक समय अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था,
तो एक समय मतलब 1970 के आसपास, उस समय तो गिन कर भी दो चार नहीं होते। आज कोई लड़की कार चलाती है, कोई लड़की स्कूटी चलाती है, कोई लड़की कुछ करती है तो कोई पता नहीं चलता। लेकिन एक समय ऐसा था 70-72 के, अगर कोई साइकिल चला रही है, अरे बाप रे बाप साइकिल चला रही है। तो यह जो समाज का एक दृष्टिकोण था, अब तो धीरे धीरे बदल गया ना। तो यह जो दृष्टिकोण को बदलने के लिए उन्होंने इतनी खूबसूरत कहानी लिखी है त्रिफला, कि जिसमें मनोविज्ञान पूरा का पूरा समाज का मनोविज्ञान आ गया है। तो यह समाज का जो मनोविज्ञान आया है, यही कहानी को जीवंत करता है। और घोषाल बाबू अपने माध्यम से समाज के उन लोगों को सीख दिखलाते हैं कि जो मिस कांडेवाल के प्रति गलत धारणा रखते थे। तो यहाँ पर यह कहानी किसी भी आधार पर अश्लील नहीं है, किसी के आधार पर सेक्सी नहीं है, किसी के आधार पर वह अनर्गल नहीं है। फिर भी यह कहानी क्या है, इस त्रिफला के माध्यम से घोषाल बाबू अपने विकार को, विकार मतलब मनोविकार को खत्म करना चाहते हैं। क्यों खत्म करना चाहते हैं? कि समाज में घर परिवार के लोग भी तो रहते हैं, उनकी जवान हुई बेटी जिसके शादी नहीं हो पा रहे हैं, वह भी उस घर में कलकत्ता जैसे शहर में पड़ी हुई है। तो यह तो रांची जैसे शहर की कहानी है जो एचईसी बनने के समय शुरू हुई। एचईसी का बनना कब हुआ? 1958 में 1960 से एचईसी के कॉलोनी वगैरह बनी। तो कॉलोनी की घटना है जिसमें यह बात देखा गया है कि हम इस कॉलोनी में क्या करना चाहते हैं। तब यहाँ पर आपका जो सवाल बनता है, कै ठो पात्र आप कहानी में गिने। कौन मुद पात्र, नारी पात्र कै ठो, कौन पात्र कौन काम करेला। यह जो कहानी का क्वेश्चन जो है, यह देखते जाइए, आपका निकल जाएगा कि कै ठो पात्र। मूल रूप से 3 ठो पात्र हैं या 4 ठो पात्र हैं, और भी कोई पात्र होंगे। कौन मूद पात्र, घोषाल और टांडेवाल। नारी पात्र कौन? टांडेवाल। कौन पात्र कौन काम, और उसके बाद अन्य में सीधा त्रिफला कर काम आने होएला। सीधा त्रिफला कहानी के लिखे, त्रिफला कहानी के लिखे वाला रचनाकार कौन है? कहें प्रफुल्ल कुमार राय। कौन काल कर रचना है? कहें कौन काल कर कहानीकार है? कहें ऐसे क्वेश्चन निकलेंगे ना। आपको एक क्वेश्चन आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक क्वेश्चन करने के लिए आपको कहानी जानने की ज़रूरत है। और कहानी अगर आप जान रहे हैं तो बहुत आसानी से इस बात को आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसलिए अपनी बातों को रखने का तरीका जो है, उसको कैसे देखें हम, वह देखने के लिए यहाँ पर है। आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो आप यह देखिए, का, के, कौन, कैसे, काले, कखन, काहे, केकर, वगैरह। अब यहां पर इस आधार पे क्वेश्चन बनाइएगा तो कितना 10-12 क्वेश्चन बना। कैसे बनेगा? का से कौन क्वेश्चन बनेगा? त्रिफला का है के, त्रिफला कहानी है के, आंसर हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा? बन केवरा में संकलित त्रिफला कौन तरह का रचना है के? कहानी है के। ई कहानी के लिखे? प्रफुल्ल कुमार राय। कौन समय कहानी लिखल जाए? 1960 1965 70 के आसपास। कैसे लिखल जाए? तो वर्णनात्मक शैली में लिखल जाए। काले लिखल जाए? समाज कर मनोविज्ञान के समझाए के लिए, दिखाए के लिए लिखल जाए। कखन लिखल जाए? तो यह फिर आ गया 1965-70 के आसपास।
काहे समाज के जागरूक करे के लिए केकर द्वारा लिखल जाए, प्रफुल्ल कुमार राय द्वारा। तो ऐसे करके 10-12 पॉइंट है, उस पॉइंट के आधार पर जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कहानी कैसे कैसे है। चंदन कुमार घोषाल बाबू को थोड़ा ठीक से पढ़िए, आप समझदार हैं, आप पढ़ सकते हैं, घोषाल बाबू की कहानी के बारे में पता होगी। घोषाल बाबू वह कहानीकार हैं या वह नायक हैं जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो कौन समाज का? तो जो समाज ऑफिस में काम करता है उसके प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, और वह अपने तरीके से अपनी बात को रखते हैं। तो वहाँ पर यह जानने की जरूरत है कि हम उस तरह से देखते हैं। तो यहाँ पर यह कहानी क्या है? मनोविज्ञान का आधार पर है। अब यहाँ पर देखिए, घोषाल बाबू का पिए ना, या का घोषाल बाबू ऐसे कर सकते हैं, का के चूका में डाले ना। एक क्वेश्चन निकला ना, किसको डालते हैं? त्रिफला को डालते हैं। तो त्रिफला को, यहां पर त्रिफला क्या है? त्रिफला एक ऐसा चीज है जो माने एक प्रतीकात्मक रूप में मनोविज्ञान को सामने रखता है। त्रिफला हम सेवन करते हैं, अधेड़ उम्र के लोग ज़्यादा सेवन करते हैं क्योंकि पेट की बीमारी को दूर करने के लिए, लेकिन यह त्रिफला पेट की बीमारी को दूर नहीं कर रहा है बल्कि मन की बीमारी को दूर कर रहा है। और यह मन क्या है कि नारी के प्रति मिस टांडेवाल कहीं से भी अश्लील नहीं लगते। इसलिए यह कहानी की जो अंदर की स्थिति है वह बहुत ही अच्छी है कि ऐसे कहानी समाज को नज़र को खोलने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए समाज हमारा जिस बात को लेकर सशंकित है उस शंका को दूर करने के लिए परिस्थिति पैदा किए गए हैं। मतलब अभी आपने लिखा ना कि वास्तविक जीवन की काल्पनिक कहानी, यही कहानी होती है। जीवन वास्तविक है लेकिन इस वास्तविक को काल्पनिक रूप में प्रस्तुत करने के तरीके ऐसे हैं। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम कहानी को कैसे पाते हैं। तो नागपुरी में या किसी भी भाषा की कहानी को पढ़ने के लिए कुछ प्रतिमान है, लेकिन आपको कहानी नहीं पढ़ना है बल्कि कहानी के आधार पर 1-2 सवाल को सोल्व करना है, लिखना पड़ता। तब दिक्कत थी, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ सीधी सी बात हो जाती है कि कहानी के माध्यम से हम कम से कम 1-2 सवाल को देखें। अब यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन बनेगा? गद्य भाग में कौन रचना सबसे पहले स्थान पर छई है? त्रिफला। त्रिफला कहानीकार के एक हैं प्रफुल्ल कुमार राय। त्रिफला कर सामान्य मतलब का होएला? 3 फल कर चूरन। त्रिफला कहानी कौन तरह कर कहानी है के? मनोवैज्ञानिक कहानी है के या सामाजिक कहानी है के? इस आधार पर त्रिफला में कौन पात्र मुख्य रूप से सामने आवे ना? घोषाल बाबू। कौन नारी पात्र मुख्य रूप से सामने आवे ना? मिस टांडेवाल। मिस टांडेवाल का काम करेला? ऑफिस में टाइपिस्ट है। मिस टांडेवाल के अपन घर बुलाएला? घोषाल बाबू के, खुदीराम घोषाल के। घोषाल बाबू जब चाय पिए जाए ना तो उकर घर में के मिलेला? तो टांडेवाल का दोस्त या टांडेवाल कर साथ साथ एक आदमी और मिलेला। तो ऐसे करके जब सवाल को 7-8 पॉइंट पर आप देखिएगा तो सवाल सीधे के सीधे सवाल निकल जाएंगे। इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि त्रिफला पर कोई सवाल पूछने की ज़रूरत है। अगर कुछ चीज़ पूछना है तो आप उसको पूछ सकते हैं कि त्रिफला में और क्या चीज़ चाहिए। मैं 10-12 क्वेश्चन में तो क्वेश्चन लिखा दूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, क्वेश्चन लिखा दूंगा। उस क्वेश्चन के आधार पर जब आप कहानी को पढ़ेंगे तो निकल जाएगा। हाँ, बिना बताए भी आपका हो जाएगा, लेकिन मैं सचेत कर दूंगा कि छोटे छोटे, जैसे कलकत्ता में ऐसे सवाल ऐसे बनेंगे, त्रिफला कहानी में कौन पात्र के कलकत्ता में रहकर बात बताल जाए? सिमी के। उसी तरह दार्जिलिंग में भी कोई रहता है, वह भी वहाँ पर देखा जा सकता है कि दार्जिलिंग में के रहेला। तो कोई पात्र है वहाँ पर, उसको देखेंगे कि इसका श्रीवास्तव का बेटा है या कोई है या कोई दूसरी कहानी पे है, याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे करके आप 3-4-5 बिंदु पर एक एक करके मैं कल के क्लास में आपका दूसरे सवाल पर, मतलब जो आप कहानी तो आप पढ़ लीजिए, मैं सवाल लिखा दूंगा, उसको फ्रेमवर्क में डालिएगा। आप जो भी ऑनलाइन में है
या जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको कहानी पढ़ने का तरीका कल के आधार पर मैं पॉइंट आउट कर दूंगा कि पढ़ना क्या है। इसको सीधा सीधा प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है उसके आधार पर के, कौन, का, कैसे, कब, कखन, काले, केकर माध्यम से, कौन तरह से, बेस, लागलक, तो ये जो 10-12 पॉइंट है उसके आधार पर आइडेंटिफाई कीजिए, हो जाएगा। कथानक का संबंध केकर से आहे, ऑफिस में काम करे वाला आदमी मन से आहे। ऑफिस में कौन तरह का आदमी काम करे ना, पुरुष और नारी दुयो, पुरुष रूप में कौन पात्र, नारी रूप में कौन पात्र। तो ये जो ऑफिस के कल्चर के आधार पर है, तो उसको बताने से आपका यह काम क्लियर हो जाएगा। यह मुझे लगता है इसी आधार पर इसको समझना चाहिए वाली बात। कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल है आप दोनों का? पहले कहानी पढ़ लीजिए, कल भी मैं क्लास लूंगा और टाइम यही होगा। आपकी क्लास क्या 11 बजे ख़त्म हो जा रही है, तो जितना जल्दी कहिएगा आप वो हो जाएगा, क्योंकि गर्मी दिन में ज़्यादा रहने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, 10-15 मिनट रेस्ट लेना चाहिए आपको।